नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तश्री संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 9 में जो आगे हम आज नया गद्य पढ़ने वाले हैं, तो आप अपनी नोटबुक, रबर पेंसिल और पुस्तक निकालें और पुस्तक में पेज नंबर 49 गद्य है 12वां रानी। तो आज हम यह पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहले उनकी जो कवयित्री है उनके बारे में परिचय। तो उनकी कवयित्री है महादेवी वर्मा। उनका जन्म सन 1907 में हुआ था और उनका निधन 1983 में हुआ था। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा तथा मैं नीर भरी दुख की बदरी और तुमको नींव में ढूंढा, तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाली, ये जो काव्य पंक्ति है वह महादेवी वर्मा की संवेदनशीलता और उनके अनुकंप वर्षों के करने वाली एक छायावादी युग की प्रतिमा की जो रचना है उनकी है। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं। उनमें प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। इन प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध को पंथ प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए हैं। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए महादेवी गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवयित्री के रूप में पहचानी गई है। आइए देखते हैं यह जो गद्य पढ़ने वाले हैं वो गद्य का सार। यहाँ एक रानी नामक एक घोड़ी अनेक 2 साथी नक्की और रोजी के साथ आई है। सिमिलित है जिसका बड़ा मार्मिक और भावपूर्ण शैली में चित्र अंकित किया गया है। ऐसा लगता है कि नेवला यह कुश्ती और घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु, पंखी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। तो आइए हम यह गद्य पढ़ते हैं। रियासत होने से कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। राज्य में रियासत यानी के राज्य में, इंदौर राज्य में जो लेखिका है महादेवी वर्मा वह इंदौर की रहने वाली है और इंदौर में एक शानदार घोड़ों का महत्व था और घोड़े सवार का भी बहुत महत्व था, जिसके अतिरिक्त हम अंग्रेज़ों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था। तो एना जो लेखिका छे महादेवी वर्मा એને નાનપણમાં એવું જ્ઞાન જાણકારી હતી કે સફેદ ગધેડા ઉપર જે વિલાયતી એટલે કે વિલાયતી ઇંગ્લેન્ડના જે બાળકો છે એ લોકો એના ઉપર બેસીને જાય છે, તો એ આશ્ચર્યમાં પડી જાય છે અને એને નાનપણથી એવું જ વિચાર આવે છે કે ગધેડા ઉપર જો બેસે એને સજા ને પાત્ર હોય છે, એને કોઈક ને કોઈક સજા મળી હોય છે। તો એટલામાં એના જે નોકર છે એનું નામ છે રામા, એને જાણકારી આપે છે એના વિશે અને કહે છે કે घूमते देखते रमा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। એટલે કે રામા એમના નોકરની જે કહાની હતી એ કહે છે કે
રાજા લોકો સજાના તौर પર અપરાધીઓને ગધેડા પર બેસાડીને એને મોકલી આપે છે। દેશ નિકાલા यानी કે દેશની બહાર मोकली देवो। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। અને જે બાળકો ગધેડા ઉપર બેસા હતા ને એટલા ખુશ હતા કે એને ખુશ જોઈને વિશ્વાસ કરવો મુશ્કેલ હતો કે તેને કોઈક સજા મળી છે। रमा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड लेकर भारत भेजा गया है। तो जे एमनो नौकर हतो रमा एनी पासे एमनी वातनु समाधान हतुं अने रमाए कीधुं के मने पण विलायत यानी के इंग्लेंड थी सजाना तौर पर गधेड़ा ऊपर बेसाड़ीने भारत मोकलवामां आव्यो हतो। कोईक वहाँ यह वाहन नहीं है क्योंकि एक रमा एम कहे छे कि केम के कारण के त्यां कोई आवा जवा माटे वाहन नहीं। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र मेमांड दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। अने ए त्रणेय बाळको लेखिका अने एमना जे भाई बहन छे ए त्रणेय बाळको जाय अने एमना पिताजी पासे अने एने स्मृतिपत्र एटले याद अपावे छे के आपणी पासे पण एक नानो एवो घोड़ो होवो जोईए अने ए नथी ए अमारा माटे अन्यायनी बात छे। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। तो एवामां लेखिका कहे छे के बीजा बधा बाळकोने घोड़ा पर बेसवानो अधिकार छे तो अमने पण ए अधिकार मळवो जोईए। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? अने पछी तेमना पिताजी तेने हसता मुखथी कही छे के सफ़ेद टट्टू यानी के सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे तो कहे छे सफ़ेद गधेड़ा ऊपर बेसो तमे। तुम कहो के साथ ठेल मेला के उपरांत में अगुला होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया। अने पछी ए त्रणेय बाळको तू के एवं करीने पछी लेखिका एक गुस्सा में उत्तर आपे छे के सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है कि तमे सफ़ेद टट्टू पर बेसवा माटे कहो छो पण ए तो सफ़ेद टट्टू एटले तो गधेड़ो थाय छे अने गधेड़ा पर बेसे ए सजाने पात्र होय छे। मैं पता नहीं हमारे ज्ञान के वर्ज वस्त्र स्लोट रमा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरगामदे में बांधा गया। अने ए वातथी तेमना पिता तेमने कई कहता नहीं, परंतु एना पछीना जो बीजा दिवस थोड़ाक दिवसों पछी तेमणे जोयुं के तेमना जे वाड़ो हतो ए वाड़ामां एक चॉकलेटी रंगनो घोड़ो हतो ए त्यां बांधेलो हतो ए तेमणे जोयो। बलरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए टट्टू छुट्टन नामक का साइनस रखा गया। अने घोड़ा माटे રહેવા માટે એક અલગથી જગ્યા નહીં હતી એટલે એમણે ત્યાં એક દરવાજો દિવાલ ઉપર એક દરવાજો લગાવીને ત્યાં એમને વાડામાં
વાળો બંધ કરીને એને રાખવાની જગ્યા બનાવી અને પછી એમના ખાવાની, માલિશ કરવાની, એને ફરવા માટે એક નોકર રાખવામાં આવ્યો. એનું નામ હતું છુટ્ટન. अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए. हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया. અને એ નાનો જે છુટ્ટન એટલે કે જે નાની ઘોડી હતી એને જોઈને એ બધા બાળકો ખૂબ પ્રભાવિત થયા અને એના પ્રત્યે આકર્ષાયા. અને એ ત્રણેય માટે આજ સુધી એમના મકાનમાં કોઈ પણ પરિવર્તન આવ્યું નહીં હતું, પરંતુ એમના માટે પણ કોઈ અલગથી કોઈ નોકર રાખવામાં નહીં આવ્યો હતો, પરંતુ આ ઘોડી માટે છુટ્ટન નામનો એક નોકર રાખવામાં આવ્યો. रमा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था. અને એમણે રમાને તો કોઈ દિવસે નોકર એ ઘરનો નોકર હતો, પરંતુ એ બાળકો માટેનો નહીં હતો, કારણ કે એ જ્યારે ધારે ત્યારે એ બાળકોને દાટ ફટકાર કરી શકે છે અને કાન भी खींच सकता है, એટલે એને સજા પણ કરી શકે છે. हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तन भी की वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है. અને પછી તેમની જો ખિડકી એટલે કે બારી હતી એમાં પણ પરિવર્તન નહીં આવ્યું અને ત્યાંથી બારી હતી એ બારીમાંથી તે સામે ઘોડી જે બાંધતા હતા એ બારીની અંદરથી અવર જવર થતી હતી એ ઘોડીને જોવા માટે. जिसके हम रोज़ी और नक्की के साथ कूदने के कष्ट में मुक्त हो सकते. बाबूजी के यह सुनकर भी वह टट्टू हमारी सवारी के ले आया. અને એમની બે સાથી હતા, લેખિકા અને તેમના જે બે સાથી હતા રોઝી અને નક્કી, એ બંને બારીની અંદરથી કૂદીને તે ઘોડીને તેની સવારી કરવા માટે જાય. हम सब 4-5 दिन उसे रुष्ट और प्रसन्न ही घूमते रहे. कहकर पुकारा जाता ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रमा और कल्लू को माँ की सभी कहानियाँ में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सहज हो गए थे. ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकल दी गई. यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे. અને પછી તેમનો જે નોકર હતો રામા એને પૂછ્યું બાળકોએ, તો બાળકોને એણે રમાએ જવાબ આપ્યો કે એનું નામ તાજ રાણી છે. અને જેવી રીતે તાજમહેલ, બાળકોએ તાજમહેલનું ચિત્ર તો જોયું જ હતું, પણ તાજમહેલને જેની સુંદરતા છે એ રીતે એ તાજ રાની જે ઘોડી હતી એની પણ સુંદરતા હતી. અને ધીરે ધીરે બાળકો એના પ્રત્યે આકર્ષાયા અને પછી એમનું હૃદય પરિવર્તન થઈ ગયું અને એ પણ ઘોડીને અપાર પ્રેમ કરવા લાગ્યા અને એને વધુમાં વધુ આરામ કઈ રીતે મળે એના ઉપાયો સોચવા લાગે છે. वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आँखों में बसी, जैसे हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी. खड़े छोटे कानों से बीच माथे पर झूलता अलाई का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आँखें, लाल नथुने जिन्हें गुला गुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती. અને પછી એ બાળકો એ
ઘોડી અને જોતા રહે છે અને એની સુંદરતાની છબી એમની આંખોમાં વસી જાય છે અને એ ઘોડીની સુંદરતાની એટલી સુંદર હતી કે એની ચોકલેટી રંગ, એનો રંગ જે હતો એ ચમકીલો અને ચોકલેટી કલરનો એનો રંગ છે. એની દૃષ્ટિ એની આંખોમાં એક ચમક છે અને ગુલાબી એમના હોઠ છે. આ રીતે એની સુંદરતા, ઘોડીની સુંદરતા લેખિકાએ દર્શાવી છે. તો આપણે અહીંયા સુધી જ જોશું અને બાકીનું જે છે એ આગળના લેક્ચરમાં જોશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, અસ્તુ.